नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है मल्लिकार्जुन स्कूल भीमताल की खास पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट मैं मोनिका पलड़िया होस्ट कर रही हूँ। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो कि एक बहुत ही अनुभवी टीचर हैं और हमारे स्कूल के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं, मिस्टर CS सुयाल सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे आज आपका इंटरव्यू लेते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी और आप मुझे आंसर करेंगे, क्योंकि जनरली उल्टा होता है कि आप हमसे क्वेश्चन करते हैं और हमें आंसर करना है। तो पहले तो मैं सर ये पूछना चाहूँगी, आपको कैसा लग रहा है आज? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही है, प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न ही पूछे गए आज तक। देखिए, हमारे पीछे इतिहास में अगर आप देखेंगे, जो हम सीखते आए हैं वो सीखना किसी का प्रश्न था। वो सीखने से जो आंसर निकला, जो हम सीख रहे हैं, उस प्रश्न से किसी का प्रश्न का आंसर निकला है, यानी उत्तर निकले हैं। और निश्चित ही जब एक ज्ञानवान व्यक्ति और एक बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उससे कुछ उत्तर निकलते हैं, और वो उत्तर सबके लिए होते हैं। तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरी एक स्टूडेंट्स, जिसको मैंने बचपन से पढ़ाया है, बहुत छोटे क्लासेस से, और आज इंटरमीडिएट तक पहुंच चुकी हैं। थैंक यू सर, मुझे बहुत सुनकर अच्छा लगा कि आपको अच्छा लग रहा है। तो बिना देरी के हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सर हमने हमेशा देखा है कि कोई भी बच्चा है, बचपन में वो बोलता है, अगर उसने किसी को देख लिया, उसे वो अच्छा लग गया, तो वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं मुझे इंजीनियर बनना है। और ऐसे ही बड़े होते होते हमारे एम्स चेंज हो जाते हैं। हर किसी की लाइफ में ज़्यादातर हमने देखा है कि यही होता है। और आपकी भी कहानी कुछ ऐसी है कि ग्रेजुएशन में आपने इंजीनियरिंग फील्ड से थे आप, तो फिर आप एजुकेशन सेक्टर की तरफ कैसे आए? मोनिका, 2012 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इंजीनियरिंग से। बीटेक मैंने कंप्लीट किया अपना उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में 2 साल जॉब की। ड्यूरिंग दैट जॉब ना, मैं अपनी जॉब से, मैं सही बताऊं, अपने दिल से बताऊं, मैं अपनी जॉब से ना सेटिस्फाइड नहीं था। मॉर्निंग में जाना, उसके बाद फिर कंपनी से वापस आने का कोई टाइम नहीं होता था। किसी दिन कोई फॉल्ट अगर आ गया तो एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर मैं वहाँ पर था, किसी दिन कोई फॉल्ट आ गया तो फिर हमें और देर तक वहाँ पर रुकना होता था। और कभी कभी आपको शिफ्ट वाइज भी जॉब करनी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है। इसके साथ बस मेरी लाइफ ना एक रूम से लेकर कंपनी और कंपनी से लेकर रूम, बस यहीं तक मैं सिमट चुका था। थोड़ा अंदर से एक अजीब सी, एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो इसके साथ साथ ही कुछ परिस्थितियां फिर ऐसी बन गई, मेरी पारिवारिक परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई जिसकी वजह से मुझे घर वापस आना पड़ा। 2014 में मैं वापस आया। और इससे पहले भी मैं बताऊं, ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, उस समय पे मैं ट्यूशन्स लिया करता था। मैं होम ट्यूशन्स लिया करता था बच्चों की, और कई बच्चों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उस टाइम पे पढ़ाया है। बस सिर्फ इसलिए, मेरा पैसा कमाना कोई मोटो नहीं था, बस मेरा एक पढ़ाना है ना शौक़ रहा है। उस टाइम से मेरा शौक़ रहा, हॉबी रही है कि मैं कुछ न कुछ पढ़ाऊँ, कुछ न कुछ मैंने जो सीखा है मैं उसको डिलीवर कर पाऊँ। तो वहाँ पर मेरा वो हॉबी वहीं पर से रही। तो जिस टाइम पे मैं जॉब करता था, मैं जहाँ पर रूम रेंट में रहता था, वहाँ पर भी मैं 2 बच्चों को पढ़ाता था। 2014 में जब मैं वापस आया, कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ मेरी ऐसी बनी, तो परिस्थितिवश मुझे वापस आना हुआ। वापस आया, वापस आने के बाद मैंने फिर ट्यूशन्स क्लासेस स्टार्ट की, और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने स्कूल ज्वाइन किया। और तब से लेके फिर मैंने डिसाइड कर ही लिया कि आई विल क्विट दैट पार्ट, ठीक है। और मैंने वो छोड़ दिया, और फिर मैंने एजुकेशन फील्ड में ही अपना करियर, मैंने सोचा कि अब मुझे यहीं पर रहना है, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, और प्लस सबसे बड़ी चीज़, एक सोसाइटी को अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर बहुत बड़ा मॉडल होता है उसके लिए। आप क्रिएटर हैं उन बच्चों के। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक अच्छी एजुकेशंस, एक मोरलिटी उन बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए। तो बस अब यही ध्येय है, आगे यही एम है। अब सोच लिया है कि अब एक ऐसा समाज तैयार कराना है, क्योंकि मोरलिटी कहीं खो चुकी है। तो उसको फिर से, उस जो हमारी परंपरा, जो पुरानी परंपरा रही, गुरुकुल वाली परंपरा, जो आज शिक्षा खोई हुई से नज़र आती है, तो उसको फिर से हमें आगे बढ़ाना है। तो कहीं न कहीं इस एम के साथ, विज़न के साथ मेरी टीम और हम इस पर काम कर रहे हैं। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ मोरलिटी की एजुकेशन देना।
तो बस उसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यही मेरा एम है, बस इसी पर अब आगे फोकस करना है। अच्छा हुआ आपने आप टीचिंग फील्ड में आ गए, वरना हमें आप जैसे टीचर नहीं मिल पाते। सर जैसा अभी आपने कहा कि मोरालिटी कहीं खो गई है जी। आप कह रहे हैं कि गुरुकुल वाली शिक्षा और जो हमारी संस्कार या हमारी परंपरा चली आ रही है वो पीछे छूट रही है, तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि अभी के बच्चों में, हमने भी अक्सर सुना है कि आज के बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं या पड़ोसी कह देते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज के बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ नहीं है? देखिए, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है, माँ बाप आज की जो लाइफ है, पेरेंट्स बिजी लाइफ है, क्योंकि उसको आगे के फ्यूचर के लिए, क्योंकि महंगाई इतनी है तो आगे के फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं धन कमाने की आवश्यकता है, ठीक है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए दोनों पेरेंट्स बिजी। पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके, उसे कुछ सिखा सके। और वैसे भी जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको लॉर्ड मैकाले पहले ही ध्वस्त कर चुका था, ये मैं कई बार कह चुका हूँ, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली, फिर हमारी नई शिक्षा प्रणाली आई, नई एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, तो वहाँ से जो हमारी पुरानी जो परंपरा थी वो कहीं खो गई, वो विलुप्त हो गई। और ये एक षड्यंत्र के थ्रू ये सब कराया गया ताकि वो जो गुरुकुल वाली परंपरा हो वो ख़त्म हो जाए। आज देखिए ना, आज से कुछ सालों पहले मैंने अपने फादर के मुंह से सुना आपने भी सुना होगा कि एक गांव में एक व्यक्ति ना इंटर पास होता था, शिक्षित होता था, अपने दादा के मुंह से मैंने सुना था। तो जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई चीज़ें ऐसी हो जाएं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अगर विलेज में हो जाती हैं, गांव में हो जाती हैं अक्सर, तो उसके सल्यूशन के लिए ना उस व्यक्ति के पास जाते थे कि भाई ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये इसको सॉल्व कर सकता है। लेकिन आज की समझ देखिए, बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, इवन पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको ये तक नहीं मालूम कि मैं किस ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, इवन किस डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रहा हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन है, और भी कई सारी चीज़ें जो अपने परिवेश से वो अपने परिवेश से नहीं जानता, अपने परिवेश को वो नहीं जान रहा है। और इवन उसको नहीं पता है कि वाकई सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है। तो शिक्षा हमें सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिलाती है, हमें वो चीज़ डेवलप करनी है जो उस टाइम पे मैंने आपको बताया, उस टाइम पे वो चीज़ें थी कि एक एजुकेट पर्सन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसके पास जाया जाता था कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कुछ नॉलेज देगा, कुछ ज्ञान देगा। तो लेकिन आज वो चीज़ें कुछ खोई हुई से दिखती हैं। डेफिनेटली इसके पीछे मोरल वैल्यूज़ का ख़त्म होना है, और मोरल वैल्यूज़ ख़त्म होने के पीछे और भी कई कारण हैं। एक तो ये शिक्षा प्रणाली जो लॉर्ड मैकाले ने अप्लाई की, और इसके अलावा हम खुद अवेयर नहीं हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन्स अवेयर नहीं रह सकती। जब मैं अवेयर नहीं हूँ, देखिए राम का जन्म तभी होगा जब राम के लिए दशरथ की आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं, राम किस वंश में आए, दशरथ का जो वाला अज दशरथ अज, और उनके ऊपर का जो वंश है, राम का जो वंश है, वंश उठा के आप देखिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी पैतृक भी होनी चाहिए। आप नॉलेजेबल होंगे, एक मदर नॉलेजेबल होंगी, वो सारी चीज़ें जानती होंगी, तभी वो डिलीवर कर सकती हैं नेक्स्ट जनरेशन को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी फैक्टेबल हैं। एक चीज़ मैं हमारे ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी, जैसे सर ने अभी कहा कि लॉर्ड मैकाले ने वो सब हमारी जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी थी वो डिस्ट्रॉय कर दी थी। एक चीज़ मैं पर्सनली बताना चाहूँगी कि हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम उस एजुकेशन में, क्योंकि हम हमेशा क्लास में जब भी सर आते थे 10 मिनट या 15 मिनट सर हमारा सब्जेक्ट को छोड़ के सर हमें वही सब बताते थे, सर हमें उस वक्त में क्या होता था वो सब बताते थे, जो चीज़ें आजकल जनरली बच्चों को नहीं पता होती हैं या उन्हें नहीं बताई जाती हैं क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है, तो वो चीज़ें हमें सर बताते हैं। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, और यही एक चीज़ सर को अलग भी बनाती है। देखिए, बस मैं वही कहना चाहूँ, आज की ना जो स्कूली शिक्षा है वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित है। तो मेरा जो मोटो है, बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान तक रखना नहीं है, उसको मोरालिटी उसके जीवन में हो, उसके जीवन में नैतिक शिक्षा का आगमन हो, और वो तभी होगा जब हम एफर्ट्स डालेंगे। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खुद अध्ययन करें। इसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, देखिए इसके मैंने जैसे बताया कि इससे पहले की जो जनरेशन है ना,
वो अध्ययन शून्य हो गए। मीन्स उन्होंने वो चीज़ें स्टडी नहीं की, सोची नहीं, देखी नहीं। तो जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, हम स्टडी नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ठीक है, प्रीवियस क्या हमारा पास्ट था, हम किस परंपरा से बिलोंग करते हैं, हमारा पास्ट क्या रहा, हमारा इतिहास क्या है, हमें जानना चाहिए, तभी तो हम डिलीवर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन तभी एजुकेट हो सकती है। सबसे पहले हमें खुद एजुकेट होने की आवश्यकता है। सर एक क्वेश्चन और है, मैंने भी कितनी बार सुना है, और आपने अभी भी आप रामवंश तक आपने जो एग्जाम्पल लिया वो उस वक्त का लिया, और आप हमेशा इन सब चीज़ों से बहुत जुड़े हुए रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी, योगा या फिर हमारे जो इष्ट हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट की लाइफ में ये सब चीज़ें कैसे इम्पैक्ट डालती हैं? देखिए, स्टूडेंट की लाइफ में मैं कई बार बता चुका हूँ, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। न सिर्फ स्टूडेंट की लाइफ में, हम सब की लाइफ में अनुशासन सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट। डिसिप्लिन के साथ साथ मैं कई बार मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि गुरु की महत्ता है, आपकी मेंटर की महत्ता है। देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊँगा मेंटर की महत्ता, उस गुरु की महत्ता क्या है। आपका जो शिक्षक है, आपका जो टीचर है, जो आपको सिखा रहा है, हमारा पहला गुरु, हमारे पहली मेंटर हमारी माँ है। सोचिए, जब हम इस दुनिया में आए, हम शब्द तक नहीं जानते थे, तो उस तोतली भाषा में जिसने हमें शब्दों का ज्ञान दिया, ठीक है, हमें शब्द बोलने सिखाए, तो अ से हमने स्टार्ट किया, पहला अक्षर अ है, अ से हमने स्टार्ट किया। तो पहली गुरु हमारी माता है, तो वहाँ से हमें शिक्षा मिलना शुरू होती है। तो मेंटर का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? फिर उसके बाद हम स्कूल में आ जाते हैं, स्कूली शिक्षा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक छोटा सा सीड होता है, एक छोटा बीज, उस बीज में अनंत संभावनाएं हैं। देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी इन दैट सीड। किसी भी सीड का आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। लेट्स से मस्टर्ड का सीड बहुत छोटा है। उस सीड को जब ना परिवेश मिलता है, जब वो मिट्टी में जाता है, उसको सही उर्वरा शक्ति मिलती है, उसको पानी मिलता है, जब ये सारी चीज़ें उसको इक्वल अमाउंट में मिलती हैं, एक फिक्स अमाउंट में उसको मिलती हैं, तो फिर वो सीड बड़ा होकर एक वृक्ष बनता है, एक पेड़ बनता है। और उस सीड को देखिए, उस सीड में संभावना है इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा होने की। उसमें कितनी संभावना है, एक बीज से फिर अनेक बीज होने की संभावना है। उसमें उस बीज के अंदर छुपे हुए हैं पुष्प, उस बीज के अंदर छुपे हुए हैं हजारों हजार सैकड़ों और बीज, उस बीज के अंदर छुपा हुआ है तना, उस बीज के अंदर विशाल वृक्ष छुपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस बीज में उतनी पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी इन दैट सीड। तो सीड को पहचानता कौन है? किसान। किसान जानता है कि उसमें कितनी संभावना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो उसको नॉरिश करता है, उसको पानी उतना देता है, उसको खाद उतनी देता है, क्योंकि उसने संभावना देखी है। इसी प्रकार आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर जानता है आप में कितनी संभावना है। एक आप छोटे से बीज हैं, हम एक छोटे से बीज हैं, वो मेरा मेंटर, मेरा गुरु जानता है कि मुझ में कितनी संभावना है, मैं कितना बड़ा विशाल आगे वृक्ष बन सकता हूँ, ठीक है। तो मुझसे एक से अनेक होने की कितनी संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं वो जानते हैं, इसीलिए वो श्रेष्ठ हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, आपने कबीर को सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गोपाल। हमारी उक्तियाँ कहती अखंड मंडलाकारम व्याप्तमीन चराचरम। हमारी उक्तियाँ कहती गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। और तो और कबीर कहते हैं कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बने राय, और सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। भाई सूरा कहते हैं, तुलसी कहते हैं कि गुरु पद पंकज कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जास वचन रवि करनी करी। तो ये मेरा नहीं है, ये मेरा पर्सनल विचार नहीं है, ये विचार है परंपरा का, ये विचार है हमारी परंपरा का, जो अभी तक चली आ रही है। और जब स्वयं भगवान भी इस धरा पर आए हैं, सुनिए, उनके भी तो गुरु हुए, वो भी सीखने कहीं गए। राम स्वयं सब में श्रेष्ठ हैं, राम श्रेष्ठ हैं, परब्रह्म हैं, लेकिन जब धरती पर आए तो उन्होंने किसी से शिक्षा ले, उन्होंने विश्वामित्र के पास गए, वो वशिष्ठ के पास जाते हैं, विश्वामित्र के पास जाते हैं, पूछने के लिए वशिष्ठ के पास जाते हैं। कृष्ण जब धरा पे हैं, गुरु संदीपनी के पास जाते हैं। अरे सब छोड़ दो, कुछ सालों पहले के एग्जाम्पल उठा के देख लो, मैं रामकृष्ण की भी बात नहीं करता, छोड़ दीजिए। विवेकानंद को आप जानते हैं, विवेकानंद का नाम हम सब ने सुना है। विवेकानंद क्या थे? एक नॉर्मल व्यक्ति,
और उसके बाद जब उनका मिलन गुरु रामकृष्ण परमहंस से होता है तो उसके बाद फिर विवेकानंद बनकर उभरते हैं। इससे भी पहले गुरु की वह सामर्थ्य है, आपके मेंटर की, आपके टीचर की वह सामर्थ्य है कि आपको भीड़ में से उठाकर एक बड़ा व्यक्ति बना सकता है। एग्जाम्पल है चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, एक छोटे से चरवाहे से उठाकर एक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तक, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इनका महत्व है और ये महत्व हमें जानना आवश्यक है, और तभी हम ग्रो कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं इस पूरी गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ, जितने भी ऑडियंस भी जो सुन रही हैं, बिना मेंटर के, बिना गुरु के और बिना उसकी रिस्पेक्ट के आप आगे नहीं जा सकते हैं। दिस इज़ द प्योर साइंस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम जब भी किसी से कुछ ग्रेस करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली हमें थोड़ा वहाँ पे डेडिकेशन शो करना होता है, तभी हम चीज़ों को ले पाते हैं। सर, अभी आपने गुरु की इतनी सारी महत्वता बताई, गुरु हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है वो सब बताया। मुझे याद आ रहा है कि आपने मुझे एक बार पोएम दी थी, वो जो भी गुरु में वो पोएम मुझे याद आई। अभी मुझे इतने अच्छे से याद तो नहीं है, वरना मैं ज़रूर सुनाती, लेकिन मुझे उसकी एक लाइन याद है और वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो लाइन थी कि गुरु की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। और ये लाइन हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि गुरु की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। तो और आज तक वो सब चीज़ें चली आ रही है। हम हमेशा दुर्योधन को इसी तरीके से लेते हैं कि उसने अपने गुरु की निंदा की थी। तो हमें वहाँ से ये भी पता चलता है कि हमें हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सर, हमेशा हमने देखा है कि आप बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं, आप बहुत ही अच्छा एंकरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, मोटिवेट भी बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। आपने अभी तक इतने सारे आंसर्स दिए, उसमें ही आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, तो मैं जानना चाहूँगी ये सब क्वालिटीज़ आप कहाँ से लाते हैं सर? जो मीन्स कि ये सब आता कहाँ से? हाँ, ये सब आता कहाँ से? देखिए, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके अंदर भी हैं। ऐसा कहा गया है, उक्ति कहती है, कुछ इस ब्रह्मांड में निहित है वो हमारे अंदर भी है। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। आज से कुछ सालों पहले, शायद आपने देखा हो ना देखा हो, मैंने अपनी पीढ़ी में मैंने देखा हुआ है, हमारे टाइम पे ना पुराने टेलीविज़न हुआ करते थे और उन पुराने टेलीविज़न को चलाने के लिए एक एंटीना हुआ करता था। तो जब अगर टेलीविज़न, जैसे बारिश का मौसम हो या कुछ ऐसा, तो टेलीविज़न ख़राब हो जाता था, मीन्स उसमें पिक्चर्स नहीं आते थे। तो फिर हम क्या करते थे ना, उसको एंटीना को ना रोटेट करते थे, घुमाते थे। कहीं एक ऐसा फिक्स, उस एंटीना को हमने रोटेट किया, उसको घुमाया, फिर एक पॉइंट हमें मिलता है जहाँ पर सिग्नल वो कैच करता है और फिर उसके बाद हमें पिक्चर्स दिखाई देने लगती हैं। तो सेम है, हम सब भी रिसीवर हैं और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी की पूरी दुनिया तरंगों का संसार है। अब सोचो ना, ये कुछ ऐसा ही है ना, जैसे आज से कुछ वर्ष पूर्व आप इमेजिन करिए, आज से 30 साल पहले या फिर 35 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं रहे होंगे, तो किसी ने यहाँ से बटन दबाया और दूसरे की घंटी बज गई। उस टाइम पे बड़ा आश्चर्य रहा होगा कि यार ये कैसे हो सकता है। तो ये पॉसिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। अगर हम फिजिक्स की भाषा में कहें तो फिर वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ये सब पॉसिबल है। तो उस टाइम पे ये थोड़ा अलग सी बात थी कि ये कैसे पॉसिबल है, बिना किसी वायर के, बिना किसी कनेक्शन के हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हम ये हो कैसे रहा है? तो इसका मतलब है कि दुनिया जो है पूरी तरंगों का संसार है और हम सब एक रिसीवर है और हम वो चीज़ें ग्रेस करते हैं, हम वो चीज़ें, वो सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं। वे हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से सिग्नल एक्सेप्ट करें। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी आर स्प्रेडेड आउटसाइड, सब जगह पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। आप पर डिपेंड करता है कि आपका एंटीना ना कहाँ लगा हुआ है। आप नेगेटिव चीज़ें भी यहीं से लेंगे क्योंकि यही सब कुछ है, और पॉजिटिव चीज़ें भी आप यहीं से लेंगे, यही सब कुछ है। आपका एंटीना किस डायरेक्शन में है डिपेंड ये करता है। वी आर द सेल्फ क्रिएटर, हम खुद के निर्माता हैं, हम अपनी मन की उपज हैं। हमने मन से, बचपन से जो चीज़ सोचते आए हैं, जैसे हम जो सोचते हैं धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने सोचा, मैंने कोई एम डिसाइड कर लिया लेट्स से, तो मैंने उस एम के बारे में सोचना शुरू किया, तो नेचर क्या करती है, आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराना शुरू कर देती हैं धीरे 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 धीरे।
परिस्थितियाँ ऐसी बननी शुरू हो जाती हैं कि आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। अगर आपका विचार पक्का है, आपके थॉट पक्के हैं, डेफिनेटली आप उस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे और आपको ना नेचर धीरे 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 कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प करते शुरू कर देती है। तो ये हम रिसीवर हैं, तो डिपेंड करता है कि हमारा थॉट, हमारा विचार क्या है, हम क्या ले रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इससे पहले भी जो महिमा आपको बताई, आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये इम्पैक्टफुल कैसे है हमारी लाइफ में, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए इम्पैक्टफुल हैं क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहेंगे, जब हम इन चीज़ों से कनेक्टेड रहेंगे, तो डेफिनेटली नेचर से हमारे पास वो सारी चीज़ें आएंगी, अच्छी चीज़ें हमारे पास आएंगी। रावण भी यही बनता है, हो राम भी यही बनता है, कहीं अलग नहीं है। रावण भी यही बनता है, राम भी यही बनता है। रावण ने भी तो यहीं से चीज़ें ली, राम भी यहीं से चीज़ें ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। डिपेंड करता है कि नेचर से आप क्या ले रहे हैं, वो आपकी विचार शक्ति निर्णय करती है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपने आजकल टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ, गूगल आपने सर्च किया है, अभी आपने मेमोरी पूरी वॉश कर दी, उसकी क्लीन कर दी, उसके बाद आप जैसे ही कोई चीज़ उसमें सर्च करते हो, सर्च करने के बाद वो आपको सेम सजेशन दिखाता है, उसी तरह की वीडियोस, उसी तरह की सारी चीज़ें, उसी तरह की बातें। सेम यूट्यूब में ऐसा होता है, तो वैसे ही वीडियोस आपको दिखाना शुरू करता है। तो वही है, हम कुछ सोच लेते हैं, हम कुछ समझ लेते हैं, हमारी विचार शक्ति जो हो जाती है, तो नेचर फिर हमें वही सजेशन देने लगती है। तो गलती नेचर की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं हमारे एंटी ने की है, हम किस डायरेक्शन में जाएं। इसलिए मेंटर की वो मेंटर आपका, इसीलिए मैं कहता हूँ आपका मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। सर जैसे आपने अभी कहा ना कि मेंटर डिसाइड करता है या वो पहचान पाते हैं हमारे अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज है। अब हमेशा कहते हैं कि आपका जो आइडल होना चाहिए, जिसे आप फॉलो करें, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, या एक आइडल सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा ये बात कहते हैं। तो जब आपने कही थी तब तो मैं नहीं पूछ पाई थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन आज मैं पूछूंगी। तो आज अच्छा मौका है। हाँ, आज अच्छा मौका है। देखिए, आइडल का, हमारे जो आइडल है, हमारे जो आदर्श हैं, आज की जो जनरेशन जो नीचे जा रही है, जिसकी अभी स्टार्टिंग में बात आपने की थी कि मोरल वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं, ऐसा हमने सुना है। तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है क्योंकि हमारे आदर्श सही नहीं हैं। आज हमारे आदर्श क्या है, आज हमारे आइडल क्या हैं? पिक्चर में काम करने वाले हीरो हीरोइन जो कि रियल लाइफ जिनकी अलग है और रियल लाइफ जिनकी अलग है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी रियल लाइफ अलग है और रियल लाइफ अलग है। देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ। तो हम लोगों के आदर्श वो हैं या फिर हम लोगों के आदर्श कोई और हैं। तो जब तक हमारे आइडल सेट नहीं होंगे तो हमारी विचार शक्ति उन तक कैसे पहुंचेगी? मीन्स उनके विचारों को जब हम लेंगे तभी तो नेचर से हमें और अच्छे विचार मिलेंगे। जैसे मैंने बताया था कि आपका पॉजिटिविटी आपको कहाँ से मिलेगी? आपके आइडल से मिलेगी। सोच आपकी कहाँ से डेवलप होगी? आप अपने मन की उपज है, तो ऑब्वियसली मन आपका कहाँ से डेवलप होगा? उनसे डेवलप होगा। यदि मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं तो मैं विवेकानंद की तरह सोचना शुरू करूँगा, उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करना शुरू करूँगा। और मेरे आदर्श किसी और की तरह हैं तो मैं उसकी तरह सोचना शुरू करूँगा। और जब हम किसी के टुवर्ड्स, किसी की ओर अपना डेडिकेशन शो करते हैं, डेफिनेटली ये नेचर का लॉ है, उनके गुण धर्म आपके ऊपर आने लगते हैं। मैंने कई बार एक बात पहले भी बताई है कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता हो ना, तो उसका जो अच्छा टीचर हो उसके तरह अपना मोटिवेशन शो करिए, अपना डेडिकेशन शो करिए, तो फिर उनके जो गुणधर्म, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। मेरे गुरु की प्रॉपर्टी मेरे अंदर आने लगती है। और याद रखिएगा, शिष्य की सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, कुछ कर पाए। जैसे कि आपने मुझसे पूछा था कि ये सब कहाँ से आता है, तो दिस इज़ द गुरु कृपा है केवलम, और उसके अलावा कुछ नहीं है। वही अंदर बैठ के बोल रहा होता है बस। एक बात मैं पूछना चाहूँगी, मैं हमेशा सोचती हूँ इस बारे में, और मैंने बहुत लोगों से पूछा है, लेकिन मैं आज तक सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। लोग हमेशा कहते हैं कि आप जो सोचते हो आप वैसे बन जाते हो। हमेशा बोलते हैं कि इंसान अपने सोच का बना हुआ व्यक्ति है। मुझे इस बात पे भरोसा शायद है नहीं है, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं इस बात को नहीं समझ पाती हूँ कि हम जो सोचते हैं वो हम कैसे बन रहे हैं। तो मैं ये बात आपसे आज जानना चाहूँगी सर। देखिए, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, जैसे ही
कोई विचार हमारे अंदर आता है, जैसे ही मन में मेरे कोई विचार आया तो उस विचार को करने की या फिर उस थॉट को सुनने की या उसको देखने की मेरे अंदर लालसा उत्पन्न होती है। कोई विचार मेरे अंदर आया तो या तो मैं उसको करना चाहूँगा, या मैं उसे देखना चाहूँगा, या मैं उसे सुनना चाहूँगा, है कि नहीं। तो कोई भी थॉट मेरे अंदर डेवलप होता है, तो जैसे ही मैंने मनसा कुछ सोचा, मन में कुछ सोचा, तो तुरंत करने की भावना डेवलप हुई। तो मैं फिर वही करने लगा, या फिर मैं वही देखने लगा, या फिर मैं वही सुनने लगा। अब जब मैं जैसा सुनूंगा फिर मैं वैसा बोलूँगा, मैं जैसा देखूंगा फिर मैं वैसा करूँगा, और जैसा मैं करूँगा वो मेरी हैबिट बन जाएगी। 21 दिन तक आप कोई काम करते रहो तो डेफिनेटली वो आपकी हैबिट बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक बन गए ना आप वही। तो जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। इसीलिए आइडियोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप किसको फॉलो कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्या सोच रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अध्ययन भी किया जाता है, तो कुछ अच्छी बुक्स का हमें, एक तो हमारी सब्जेक्टिव बुक है, उसके अलावा हमें अच्छी बुक्स का स्टडी करना चाहिए, ताकि वहाँ से हमें अच्छी चीज़ें मिलें। हमें साथ भी करना है तो ऐसे का साथ कुसंग ना हो, हमारा अच्छा संग हो हमारे साथ, तो उससे मेरी मन में अच्छी चीज़ें उत्पन्न होंगी। तो मन में अगर अच्छी चीज़ें आए तो डेफिनेटली हम उसको करेंगे या सुनेंगे या फिर देखेंगे, तो फिर वो हमारी हैबिट बन जाएगी, तो फिर हम वैसे ही बनना शुरू हो जाएंगे। और नेचर का लॉ है, फिर आपको उन चीज़ों से मिलाती रहती है। एक पिक्चर का डायलॉग था कि आपने कुछ ठान लिया तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो फिर वो कायनात वही है, वो नेचर, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती रहती है। मैं हमेशा सोचती थी, मैं अपना बताऊं तो, जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा मत सोच, ऐसा उल्टा सोचेगी तो ऐसा ही हो जाएगा। तो मैं सोचती थी ऐसा होगा, तो मैं हमेशा सोचती थी कि डेफिनेटली इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमेशा तो मैं सोचती थी अच्छा उल्टा सोचती हूँ, फिर अब इसका जैसे कुछ मैं गलत सोची उसका सीधा सोचती हूँ, ऐसा ही होगा फिर। देखिए ये हमारी आदमी समझ आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा है, ये सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया है। इस दुनिया में गलत सही सिर्फ देखने का नज़रिया है। एक गिलास में पानी भरा है, आपकी इच्छा है आप उसको कहें कि आधा भरा है, आप कहें उसको आधा खाली है। ये सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया है। इसलिए हम अगर कहेंगे आधा भरा है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। एक और क्वेश्चन है सर मेरा, शायद ही लास्ट क्वेश्चन हो। हमेशा हमें बचपन से बोला जाता है कि तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, हमेशा हमें हर कोई यही बोलता है कि तुम्हें सक्सेसफुल बनना है। तो मैं जानना चाहूँगी कि सफलता या सक्सेसफुल जिसे हम कहते हैं वो आपके लिए क्या है? देखिए स्टूडेंट के लिए सिर्फ 100% मार्क्स लाना सफलता नहीं है, और वैसे भी एक बिजनेसमैन के लिए या फिर एक आप आगे लाइफ में जाएंगे इन फ्यूचर, सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं है। एलन मस्क नाम सुना होगा, आज भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, आज भी पूरे देशों में अपने कारोबार फैला रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो हमेशा ऐसा करते रहेंगे। तो उनको भी लगता है कि जब तक मैं इस कंट्री में अपना कारोबार नहीं फैला लूँगा और यहाँ से मुझे और ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा तो शायद मैं सफल नहीं हूँ, फिर मैं ये नहीं कर लूँगा तो शायद मैं सफल नहीं हूँ, और हमें लगता है कि वो बहुत सफल है। तो सफलता या अचीवमेंट्स, और कोई मैच आपने खेला उसको आप जीत गए, तो सिर्फ अचीवमेंट नहीं है। मेरी लाइफ में जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मेरा जो मानना है, मेरा मानना है कि आप ना अपने माता पिता की नज़रों में, अपने घर के बड़े बूढ़ों की नज़रों में, उनकी नज़रों में अगर आप बहुत अच्छे हो गए, उनकी नज़रों में उनका दिल आपने जीत लिया, ये आपके लिए बड़ी अचीवमेंट है। ये बड़ी अचीवमेंट है। आप स्कूल के एजुकेशन के साथ साथ घर में भी हाथ बटा पा रहे हैं, आप अपनी स्कूल किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ और भी गेन कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को आप देख रहे हैं, तो सोसाइटी में आपकी बहुत अच्छी इमेज है। और उसके बाद आप स्कूल में आते हैं, स्कूल में आने के बाद आपका टीचर आपको देख के कहता है कि हाँ फलाना स्टूडेंट, इसके कम भी आए ना परसेंटेज, कोई बात नहीं ये आगे कर लेगा। एक ये दिल जीतना ये बड़ी अचीवमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी अचीवमेंट्स हैं। और दूसरा सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरा मानना ऐसा है, आप स्वयं के लिए ईमानदार हैं। इफ़ यू आर ऑनेस्ट फॉर योर सेल्फ,
अगर आप स्वयं के लिए ईमानदार हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं स्वयं के लिए ईमानदार हूँ, मैं अपने कर्तव्यों को जानता हूँ कि मैंने क्या करना है क्या नहीं, मैं स्वयं के लिए ईमानदार हूँ, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है और ऐसा ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। मुझे अभी तक ये आंसर सबसे अच्छा लगा सर। ये बात तो बोलना चाहूँगी। इस क्वेश्चन आंसर के सिलसिले को हम यहीं ख़त्म करते हैं सर। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को, जैसे आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, तो टीचर्स को या पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे या कोई मैसेज आपको उन तक पहुंचाना हो? जी, एज ए लीडर तो नहीं कहूँगा। देखिए, मेरा सजेशन टीचर्स के लिए है। आज टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यदि मैं चाहता हूँ एक ऐसा समाज जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस देश को वो लीड करे जो बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो। यदि मैं चाहता हूँ मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँ जो मेरा इलाज बहुत ऑनेस्टली करे, मतलब मुझसे फालतू की चीज़ें ये ऐसे चार्जेस ना करें। अगर मैं चाहता हूँ कि जो इंजीनियर्स वो रोड को बना रहा है, जिस रोड में मैं चलना चाह रहा हूँ आगे, वो ब्रिज बहुत अच्छे बने, तो डेफिनेटली अगर मैं चाहता हूँ मेरा प्रशासक अच्छा हो मेरे ज़िले का आने वाले समय में, तो उसका क्रिएटर मैं हूँ। एक टीचर उसका क्रिएटर है। आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो एक ब्लैंक पेपर है, आप जो लिख देंगे ना वो उसकी मेमोरी हो जाएगी, वही उसका सब कुछ हो जाएगा, वो फ्यूचर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एक नेशन को बिल्ड करने में, क्योंकि और अदर प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। इसलिए इसको सिर्फ एक प्रोफेशन ना समझ के, सिर्फ एक पैसा कमाने का प्रोफेशन ना समझ के, इसको दूसरे तरीके से लिया जाए, इसको एक अकाउंटेबिलिटी के तौर पे लिया जाए। और मैं बहुत साफ कहना चाहूँगा, यदि आप इस चीज़ पे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको ये प्रोफेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम किसी का फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकते। तो हमें फिर कुछ पैसा ही सिर्फ कमाना मेरा ध्येय है, तो मुझे फिर कुछ और देखना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए भी मेरा एक सजेशन है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छे टीचर्स को मैंने देखा है उनका मोरल डाउन होते हुए, कई बार ऐसा होता है। देखिए, टीचर ने डांट दिया बच्चे को, या फिर कभी हो सकता है एक स्लैप हल्की सी लगा दी, तो बच्चा उस चीज़ को कैसे घर तक पहुंचा रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे चालाक हैं, पहले ऐसे बच्चे नहीं रहे, तो वो उस चीज़ को किस तरह से पेरेंट्स के सामने रखता है। और पेरेंट्स तो थोड़ा सा इमोशन में आके कुछ भला बुरा टीचर से कह दे, तो उसके टीचर की ना थोड़ा वो कम हो जाती है। तो ऐसा ना हो। देखिए, गुरु कुम्हार सिसकुंभ है, गड़ी गड़ी राखे खोट, और भीतर से सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो वो जो चोट है ना, कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो एक हाथ उसका अंदर रहता है और एक हाथ बाहर लेके वो थाप देता है उसमें, तो वो थाप भी अति आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए आज के परिवेश में, क्योंकि ये परम आवश्यक है मेरी दृष्टि में। और स्टूडेंट्स के लिए वही सजेशन है कि डिसिप्लिन रहिए और अपने मेंटर के प्रति आप अपना डेडिकेशन रखिए, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सर, मुझे ये पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो और सबसे ज़रूरी हमारी ऑडियंस को अच्छा लगा हो। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी महान हस्ती के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।